सर्वज्ञ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उन पर डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी बच्चे जो भी क्लास 10th के हैं और केमिस्ट्री में उनको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो सर्वज्ञ क्लासेस पर इसके सभी जो चैप्टर हैं उनके नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। और आप सभी हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि आप सभी को नई नई वीडियो रोज़ाना मिलते रहें। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो ही मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि बच्चे मुझे लाइक कर रहे हैं और आप लोगों को बहुत इससे फ़ायदा होने वाला है। और इसमें जो बोर्ड में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनकी वीडियो भी मैं जल्द ही आपके लिए इस पर डाल दूंगा और आप उस पर अपने कमेंट दे सकते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। जैसा भी आपका मन हो तो आप ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब एक केमिकल रिएक्शन क्या हो सकती है? केमिकल रिएक्शन का मीनिंग है कि वहाँ पर दो केमिकल आपस में रिएक्ट होकर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म करेंगे, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन जब होती है तो कुछ केमिकल चेंज होते हैं और यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी भी चेंज होंगी, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी? चेंज होंगी। तो आप देखिए यहाँ पर आपके लिए जो फर्स्ट टॉपिक है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? वन और मोर न्यू सब्सटेंस विद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। अब जब कोई केमिकल चेंज होगा तो वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस, या तो एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस क्या होंगे? बनेंगे, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी? चेंज हो जाएंगी। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज कहेंगे। इसके लिए अब एग्जांपल आपको यहाँ पर मिलेगा Fe+CuSO4। Fe मीनिंग आयरन और CuSO4 कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट होते हैं तो FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर देखिए पहले आपके पास क्या था? Fe था और Fe के साथ CuSO4 क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है FeSO4 यानी फेरस सल्फेट। फिर कॉपर। अब आप देखें यहाँ पर CuSO4 का कलर क्या था? ब्लू, और FeSO4 का कलर क्या है? यहाँ पर ग्रीन। ये देख सकते हैं आप, ब्लू एंड ग्रीन। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म हो रहा है। अब न्यू सब्सटेंस की बात करें, FeSO4 और कॉपर, ये न्यू सब्सटेंस की फॉर्म में। अब यहाँ पर आप देखिए कलर, कलर क्या किस में जाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टी में जाएगा या केमिकल प्रॉपर्टी में जाएगा? ये केमिकल प्रॉपर्टी में रहेगा, आगे आपको पता लगेगा कैसे। ब्लू एंड ग्रीन पे देखिए आप, यहाँ पर पहले कलर कैसा था? ब्लू, और अब जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसका कलर हो गया है ग्रीन। तो ये एक जो केमिकल चेंज है उसको शो कर रही है रिएक्शन। तो नीचे इसमें जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है वो देख लेते हैं। अब देखिए हेयर व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद आयरन। अब यहाँ पर क्या हुआ? कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद आयरन हुआ, टू न्यू सब्सटेंसेस दैट इज फेरस सल्फेट एंड कॉपर आर फॉर्म्ड। यहाँ पर दो सब्सटेंस बने हैं, आप देख सकते हैं। नंबर 1 फेरस सल्फेट एंड कॉपर आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पर केमिकल चेंज में ऐसे से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में, और जो भी आपको बताया जा रहा है उसको आप नोट ही करते रहें, जिससे आपको एग्ज़ाम के टाइम पर बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप सभी बच्चे जो भी वीडियो को देख रहे हैं तो आप कॉपी पेन लेकर ही बैठे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ओरली बताई जाएंगी, जो नोट्स में नहीं होंगी, तो आप उनको भी साथ साथ नोट करते रहेंगे, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और वीडियो को ध्यान से सुने, जब टीचर एक्सप्लेन करता है तो वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं और आप उन्हें नोट करते रहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
अभी यहाँ पर फिगर के थ्रू आपको दिखाया जा रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन नेल इसमें इन्होंने डाल दिया है। फिर आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के बाद देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। आफ्टर सम टाइम कलर भी चेंज हो गया है, पहले कलर ब्लू था अब ग्रीन हो गया है। और यहाँ पर FeSO4 का सॉल्यूशन है। और जो नेल थी, नेल के ऊपर क्या गया देखो, Cu डिपॉजिट्स ऑन द आयरन नेल। तो कॉपर कहाँ जाएगा, जो आयरन का नेल है उसके ऊपर वो डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था केमिकल चेंज। अब हम देखेंगे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज को देख लेते हैं। चेंज इन कलर और स्टेट अकर बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज में यही डिफरेंस होता है। केमिकल चेंज में आपने क्या देखा, केमिकल चेंज में आपने देखा कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। अब यहाँ पर देखें, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर और स्टेट बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस पता लग गया होगा कि डिफरेंस क्या है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में सीधा सीधा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है कि फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर ये दोनों में डिफरेंस है। आप इस पॉइंट को लर्न कर लेंगे और इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं आगे एग्जांपल में क्या गिवन है आपको। वाटर चेंज टू स्टीम ऑन बॉइलिंग बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अब देखो वाटर चेंज टू स्टीम, वाटर किस में चेंज हो गया, स्टीम में। नो सॉरी ऑन बॉइलिंग बट नो न्यू सब्सटेंस, यानी जब वाटर उबल रहा है तो वो स्टीम में चेंज हो रहा है लेकिन कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। इवन दो स्टीम एंड वाटर लुक डिफरेंट व्हेन दे आर मेड टू रिएक्ट विद ए पीस ऑफ Na यानी सोडियम, दे रिएक्ट द सेम वे टू गिव द एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट। तो ये आप एग्जांपल यहाँ से नोट कर लेंगे। ये फिजिकल चेंज के लिए एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल में यही शो किया गया है कि यहाँ पर जो वाटर है उसकी स्टेट चेंज हुई है, वो स्टीम में चेंज हो गया है। ठीक है, बट कोई न्यू सब्सटेंस यहाँ पर फॉर्म नहीं हुआ है। तो आप इसको नोट कर लेंगे। थोड़ा वीडियो को पॉज करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि वीडियो थोड़ा फास्ट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपको देखना है ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प डिटरमाइन ए केमिकल चेंज। अब जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा या केमिकल चेंज होगा, यहाँ पर कुछ चीज़ों में जो होगा वो चेंज आएगा। जैसे कोई रिएक्शन होती है तो क्या क्या यहाँ पर चेंजेस होते हैं वो आपको देखने हैं। तो इसमें यहाँ पर देखते हैं, ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ टू फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। अब जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें आप क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। देखो जब कोई रिएक्शन होती है या तो वहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। सपोज दैट आप देखो टेम्परेचर में कैसे चेंज होगा। आपके पास चूना है और आपने पानी लिया है किसी वेसल में, बर्तन में, तो आप चूने को उसमें डाल देते हैं और फिर आप चेक करेंगे कि वहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है और वाटर का जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो गया है, चेंज हो गया है, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। अब देखो जब रिएक्शन होगी तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी हो सकता है, तो ये भी एक पार्ट है इसका। चेंज इन कलर, अभी आपने ऊपर जो एग्जांपल देखा था Fe+CuSO4 का, उसमें कलर में चेंज हुआ है, तो केमिकल रिएक्शन जब होगी तो कलर में चेंज हो सकता है। नेक्स्ट, चेंज ऑफ स्टेट। अब यहाँ पर स्टेट भी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको 5 ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगे जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो इनको आपको नोट कर लेना है। एक बार और रिपीट कर देते हैं। इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर एंड
चेंज ऑफ स्टेट। तो आप इनको नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। परीक्षा में यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि एक रिएक्शन जब केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें क्या क्या ऑब्जर्व होगा, तो इनमें से वो 2-3 पार्ट दे सकता है और एक पार्ट कोई भी अलग बना सकता है। तो आपको ये याद रखना होगा कहाँ कहाँ आपको इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन। क्या होती है केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन के लिए भी सीधा सीधा है। अगर एक केमिकल रिएक्शन है, मान लीजिए उसमें कुछ जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रिएक्ट हो रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन के दो ही पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें, मान लीजिए ये कोई हम केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं, सपोज दैट हमने A+K लिया और जब इनमें केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो सपोज दैट आपका ये प्रोडक्ट आया A+K जब रिएक्ट होते हैं तो वो दोनों रिएक्ट होकर क्या दे रहे हैं आपको, AK दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो A+K हुआ है, A+K, तो A+K को हम कहेंगे रिएक्टेंट। ये A एंड K दीज आर रिएक्टेंट्स एंड AK जो फॉर्म हुआ है इस AK को हम कहेंगे प्रोडक्ट। इसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। ये देख लीजिए रिएक्टेंट्स, आप अभी देख भी लेंगे, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है जो PDF है, लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। जो हम आपस में जिन चीज़ों को मिलाते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं और जब उनसे कोई नया चीज़ बन जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। तो एक केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन आप यहाँ से ये नोट कर लेंगे। केमिकल रिएक्शंस आर केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, ये केमिकल चेंज होते हैं इन विच रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट। अब देखो सीधी सीधी आपको यहाँ पर कीवर्ड मिल गया है, रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट्स बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। तो यहाँ पर मेकिंग और ब्रेकिंग दोनों चीज़ें होंगी, या तो यहाँ बॉन्ड बनेंगे यहाँ बॉन्ड ब्रेक होंगे, दोनों भी हो सकते हैं, और बोथ बिटवीन डिफरेंट एटम्स। तो इसमें आपको ये डेफिनेशन नोट कर लेनी है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, वैसे बहुत टाइम आपको मिल जाएगा नोट करने का क्योंकि एक्सप्लेन करने में काफ़ी समय लग रहा है। चलिए अब यहाँ पर केमिकल जो रिएक्शन है उसके टाइप देख लेते हैं, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन के टाइप आपको देखने को मिलेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में देखो, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन डिफरेंट फैक्टर। देखिए यहाँ पर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन डिफरेंट फैक्टर्स, केमिकल रिएक्शंस आर ग्रुप्ड इनटू मल्टीपल कैटेगरीज। तो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसकी मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं। फ्यू एग्जांपल्स आर, अब देखो उसके कुछ एग्जांपल्स गिवन है। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड थर्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ रेडॉक्स रिएक्शन, सिक्स एंडोथर्मिक, उसके बाद एक्सोथर्मिक प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। ये इसके केमिकल रिएक्शंस के पार्ट हैं। और यहाँ पर जितने भी ये पार्ट्स आपको बताए गए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। इनसे बोर्ड में चाहे कोई भी बोर्ड है, यूपी बोर्ड, यूके बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, हर बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार भी 100% चांस है यहाँ से क्वेश्चन बनने के। तो आप सभी बच्चे इन सभी केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस को नोट करेंगे और एक एक पार्ट को इसके समझेंगे। तो आपका जो
नेक्स्ट, अभी इनको आगे थोड़ा समय लगेगा, इनको अभी एक्सप्लेन करेंगे। कुछ बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। एक होता है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन का मीनिंग यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम वर्ड्स में किसी रिएक्शन को लिखते हैं। और एक होती है फॉर्मूला वाली रिएक्शन, जिसमें हम ओनली फॉर्मूला को लिखते हैं। तो यहाँ पर पहले वर्ड इक्वेशन को समझते हैं। वर्ड इक्वेशन इज ए वर्ड इक्वेशन इज ए केमिकल रिएक्शन expressed in words rather than chemical formulas. It helps identify the reactants and products in a chemical reaction. For example, sodium plus chlorine और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर ये एक वर्ड इक्वेशन है। देखिए यहाँ पर सोडियम जो है, सोडियम वो किसको शो कर रहा है, वर्ड्स को। क्लोरीन भी वर्ड्स में है और सोडियम क्लोराइड भी किस में है, वर्ड्स में। तो ये इस टाइप से वर्ड इक्वेशन होती है। अब इस वर्ड इक्वेशन को पेपर में पूछेगा नहीं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं बना है। ये आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर दे दिया गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। वर्ड इक्वेशन कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो आपको पता लग जाएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर में आप चेक कर सकते हैं, ये आज तक पूछा नहीं गया है, तो आप इसको ओनली नॉलेज बेस मानिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसीज, ये भी आपको देख लेना है। ए सिंबल इज द केमिकल कोड। सिंबल क्या है, केमिकल कोड है फॉर एन एलिमेंट। जैसे कि हमने कहा भाई सोडियम की बात कर रहे हैं हम, सोडियम किसकी बात कर रहे हैं, सोडियम। तो सोडियम का सिंबल क्या होगा, Na। तो आपको ऐसे याद रखने हैं, सिंबल भी आपके याद होने ज़रूरी है, जो आपने क्लास 9 से देखे हैं और वहाँ से आपने बहुत सारे सिंबल लर्न किए होंगे। और अब जो क्लास 10th में सिंबल आ रहे हैं वो भी आप नोट करते रहेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में आप लोग भूल भी बहुत जाते हैं फॉर्मूला वगैरह। तो जितना आप इसको रोज़ाना पढ़ेंगे और नोट करेंगे उतना ही केमिस्ट्री आपको लर्न रहेगी। तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो जाना चाहिए। ए सिंबल इज द केमिकल कोड फॉर एन एलिमेंट। ईच एलिमेंट हैज़ वन और 2 लेटर एटॉमिक सिंबल। अब यहाँ पर जो एलिमेंट होते हैं उनके पास या तो एक वर्ड का लेटर होता है या 2 का होता है। जैसे अभी सोडियम ही लिखा हमने Na, तो Na यहाँ पर अलग से देखिए, एक तो आपका ये आ गया N और इसमें क्या आ गया A। तो अलग अलग यहाँ पर लेटर का यूज किया जा रहा है। ऐसे ही मैग्नीशियम का अगर हम देखें Mg होता है, ठीक है। और अगर हम आयरन का देखें Fe होता है। तो बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जिसमें 1 और 2 लेटर। अब जैसे कि अगर हम देखें ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, इनमें आपको सिंगल दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी कोई ख़ास टॉपिक नहीं है, इसमें आप इसको पढ़ सकते हैं और ख़ुद भी समझ सकते हैं। अब एक केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिटर्न करते हैं वो देखेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग केमिकल इक्वेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, उसके नाम, सिंबल, केमिकल फॉर्मूला जब हम उसके रिटर्न करते हैं तो वो एक केमिकल इक्वेशन की फॉर्म होती है। उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। जैसे आपको एग्जांपल भी गिवन है, Zn प्लस डिस्टिल्ड H2SO4। फिर देखिए सब्सटेंस यहाँ पर क्या नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ZnSO4 प्लस H2। Zn प्लस क्या हुआ H2SO4 और प्रोडक्ट में क्या आ रहा है ZnSO4 और यहाँ पर क्या है H2। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को चेक कर लेंगे आप। Zn जो है वो SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है ZnSO4। और देखो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गई है
अलग हो गई है, तो गैस ऑफ इवोल्यूशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिएक्शंस शो की गई हैं ये इनको रिटर्न करने का क्या है, एक तरीका है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब कुछ यहाँ पर इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट और दिए गए हैं, ये देख लीजिए। फॉर एक्वस सॉल्यूशन इट इज़ एक्वा। देखो, अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग होता है जो जल से बना हुआ सॉल्यूशन होता है, यानी वाटर से, यानी उसमें सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने किसका यूज किया है, वाटर का। तो वाटर से जब हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ये आपको लर्न रखना है। फॉर गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए ये आपको ये जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये सिंबल गैस ऑफ इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये एरो अगर अपर डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है तो आप समझेंगे कि वो जो प्रोडक्ट बना है वो एक गैस है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये देख लेना है, जो भी रिएक्शन होगी उसमें ये सिंबल आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, फॉर प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है तो उसमें जो आप सिंबल यूज कर सकते हैं, ये डाउनवर्ड एरो का यूज कर सकते हैं। तो अगर किसी रिएक्शन में डाउनवर्ड एरो आपको दिखाई देता है तो आप वहाँ समझेंगे कि ये किसको शो कर रहा है, प्रेसिपिटेट को शो कर रहा है। प्रेसिपिटेट यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। तो इन सिंबल्स का यूज ऐसे होता है, कहीं पर आपको ए क्यू लिखा हुआ मिलेगा, ए क्यू मिल रहा है तो आप समझेंगे ये सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन है, यानी वाटर से बना हुआ सॉल्यूशन है। फिर दूसरा, ये अगर आपको अपर डायरेक्शन में एरो दिखाई दे रहा है तो आप समझेंगे ये गैस यहाँ पर फॉर्म्ड हुई है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको दिखाई देता है तो आप समझेंगे यहाँ पर प्रेसिपिटेट बना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है तो आप धैर्य बनाए रखें, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अब एक केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसमें आपको थ्योरी पार्ट इतना नहीं पूछेगा, आपको एक सिंपल सी रिएक्शन देगा और उसको बैलेंस आपसे करा के देखेगा। तो इसमें हम कोई इक्वेशन देख लेते हैं, कोई रिएक्शन अगर इन्होंने दी है। देखिए, आपको यहाँ पर ये रिएक्शन की मैंने, इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। तो कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये एक थोड़ा सा इसमें आपको बहुत समझाना पड़ेगा। आज हम जितना भी इसका थ्योरी सेक्शन है वो क्लियर कर लेंगे, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपको दूंगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगा। तो इस टॉपिक को अभी इससे अलग रखते हुए जो आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको देख लेते हैं, जिसमें आपको कॉम्बिनेशन, ये देखिए आज हम इनको क्लियर कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। तो इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है परीक्षा में, तो आज इनको हम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। और बैलेंस जो केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन है उसकी पूरी जो एक वीडियो होगी मैं आपको इसके सेकंड पार्ट में प्रोवाइड कर दूँगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी होता है बैलेंस करना इक्वेशन को। तो चलिए देखते हैं इसमें पॉइंट वाइज। फर्स्ट आपका जो यहाँ पर रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो, नाम से ही आप उसके गुणों को पहचान सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है उसके नाम से ही उसके गुणों को पहचाना जा सकता है, जैसा नाम वैसा काम। तो इन ए केमिकल रिएक्शन टू एलिमेंट्स और वन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड और टू कंपाउंड्स कंबाइन टू गिव वन सिंगल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, जब कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है तो टू और वन एलिमेंट, दो या एक एलिमेंट एंड
वन कंपाउंड और टू कंपाउंड कंबाइन, या तो दो एलिमेंट, वन एलिमेंट, वन कंपाउंड, टू कंपाउंड कंबाइन टू गिव ए सिंगल प्रोडक्ट। तो सीधा सीधा अगर आप यहाँ पर कहें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन दो या दो से अधिक एलिमेंट या वन एलिमेंट, वन कंपाउंड, टू कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। जहाँ पर दो या दो से अधिक कंपाउंड एलिमेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देते हो, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन है, एग्जांपल्स में देख लीजिए। H2 प्लस Cl2, तो H2 प्लस Cl2 यहाँ पर फॉर्म क्या हो रहा है? 2HCl। तो देखो यहाँ पर ये रिएक्टेंट में कौन कौन है? H2 एंड Cl2, और प्रोडक्ट में कौन आ रहा है? HCl। ये एक सिंगल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। तो इसी प्रकार इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भी एग्जांपल इसमें गिवन है आपको, देखो 2CO प्लस O2, और आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर? 2CO2। अब देखो यहाँ पर भी दो कंपाउंड या एलिमेंट आपस में क्या हुए हैं? कंबाइन हुए हैं, और कंबाइन होकर यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं। तो इसीलिए ये रिएक्शन भी क्या होगी? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। नेक्स्ट पे देखिए आप, NH3 प्लस HCl, और क्या फॉर्म हो रहा है? NH4Cl। यहाँ पर भी देखिए आपस में दो कंपाउंड क्या हुए हैं? कंबाइन हुए हैं, और कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट हमको दे रहे हैं। तो ये भी कैसी रिएक्शन है? ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो आप इनमें से एक या दो एग्जांपल ही लर्न कर लेंगे, बहुत है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको इसमें बोल रहा है कंपाउंड प्लस कंपाउंड, फॉर्म भी क्या हो रहा है? देखो कंपाउंड 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 मिला क्या? कंपाउंड। तो कंपाउंड कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर क्या दे रहे हैं? कंपाउंड ही दे रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? इसका अपोजिट होगा। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हो रहा था उसका जो अपोजिट पार्ट है वो डीकम्पोजिशन में होगा। देखो इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, और वो टू और मोर प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? ब्रेकअप हो जाएगा। जब कोई रिएक्शन इस प्रकार होती है कि उसमें एक सिंगल सब्सटेंस आपके पास है, और आफ्टर रिएक्शन आपको टू और मोर यानी दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हो, तो ऐसी रिएक्शंस को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट की फॉर्म में सिंगल सब्सटेंस लेना है, और जब प्रोडक्ट बनेंगे तो प्रोडक्ट के अंदर आपको टू और मोर सब्सटेंस देखने को मिलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ए सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर इन चीज़ों का देखिए प्रयोग होगा। एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग या प्रयोग। तो जब हम किसी सिंगल रिएक्टेंट पर क्या करेंगे? हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, तो वो ब्रेकअप होगा, डिकम्पोज होगा, और टू और मोर प्रोडक्ट बनाएगा। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके जो टाइप हैं वो आपको
टाइप देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पर। देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर हीट, थर्मोलिटिक, डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर हीट, थर्मोलिटिक डीकम्पोजिशन और थर्मोलिसिस, एक टाइप ये हो गया। अब और देखिए सेकंड टाइप, डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर लाइट, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन ऑफ फोटोलिसिस। तो ये आपको जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके टू टाइप लर्न कर लेने हैं अच्छे से। अब आगे ये कुछ फिगर के थ्रू आपको समझाया गया है, इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए फोटो इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन में क्या शो कर रहा है, H2O2 आपके पास है यहाँ पर H2O2, और जब सनलाइट में उसको रखा जाता है तो आफ्टर सम टाइम वहाँ से जो ऑक्सीजन है उसका इवोल्यूशन हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो जाएगा, देखो ऑक्सीजन ऑफ इवोल्यूशन में दिखाई गई है, तो आपके पास जो कंटेनर होगा या बीकर होगा उसमें क्या बचेगा, H2O बच जाएगा। तो ये इसकी कुछ फॉर्म है। एक फॉर्म और गिवन है आपको इसकी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन विद रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये अलग अलग आपको हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तीन टाइप में ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन दिखाई गई है। तो आप इसको लर्न कर लेंगे, ऐसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये इसके टाइप नहीं पूछे जाते मोस्टली, तो आप फिर भी नोट्स में गिवन है तो आप इसको देख सकते हैं। और आपको ये जो पीडीएफ, आपको जो मैं ये पीडीएफ से नोट से समझा रहा हूँ, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये एक बहुत बड़ा स्टडी प्लेटफॉर्म है जिसको सभी आप जानते हैं, बायजूस। तो वहाँ से मैंने ये पीडीएफ लिया है और उसको मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ये न्यू सिलेबस है, और आप इसको अच्छे से पढ़ें और फिर बताएं कैसा आपको लगा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेस का मतलब क्या हुआ, आप डिस्प्लेसमेंट समझिए। सपोज दैट यहाँ पर ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स को मैं उठाकर यहाँ पहुँचा दूँ, तो अब देखो ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गया। पहले ये यहाँ पर था, ये कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेस। ये क्या हो गया, डिस्प्लेस। तो ऐसे ही जो केमिकल्स होंगे वो भी क्या होंगे, डिस्प्लेस होंगे। तो जब केमिकल डिस्प्लेस होंगे, अपनी जगह को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन है, चलो उनको देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो डिस्प्लेस करते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। तो ये डेफिनेशन आपको देख लेनी है, भी नोट कर लेनी है। देखना, दिखाई तो आपको दे ही रही है लेकिन नोट भी करनी है, तब आपको ये लर्न हो जाएगी अच्छे से। अब कुछ एग्जांपल यहाँ पर, ZnCuSO4 और ZnSO4 प्लस Cu। ये देखें यहाँ पर Zn प्लस CuSO4 और क्या है, ZnSO4 प्लस Cu। तो ZnSO4 प्लस Cu। अब यहाँ पर आप अगर देख रहे होंगे तो Zn यहाँ पर अलग है, CuSO4 अलग है। अब Zn ने किसको डिस्प्लेस कर दिया है, Cu को कर दिया है। Zn ने Cu को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया है। Zn की जगह पर अपने आप जाके बैठ गया, देखो ये आ गया ZnSO4। पहले क्या था आपके पास, CuSO4। अब यहाँ पर CuSO4 का क्या बन गया है, ZnSO4। तो ZnSO4 का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर Zn ने Cu को क्या किया है, डिस्प्लेस किया है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह पर अपने आप चला जाएगा। जैसे कि आप देखते हो जो थोड़े गरीब लोग हैं और थोड़े जो अमीर लोग हैं, उनमें आपस में आप देखते ही होंगे, वो एक दूसरे में जैसे उनमें आपस में क्या चलते रहते हैं, भेदभाव चलते रहते हैं।
कि भाई ये गरीब है ये अमीर है, तो वो जब चाहे उसको कुछ भी बोल सकता है। पर आजकल ऐसा नहीं है, सभी लोग जागरूक हो चुके हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है। यहाँ पर अभी जो ऊपर आपको एग्जांपल दिया गया उसमें सिंगल जेडन ने किसको डिस्प्लेस किया, सी यू को। और एक और एग्जांपल यहाँ पर रह गया है, देखो सी यू प्लस 2AgNO3। अब देखो यहाँ पर Ag को हटाया किसने, सी यू ने, और Ag क्या हो गया अलग। तो सी यू, इसका मीनिंग क्या हुआ, सी यू Ag से क्या है, मोर रिएक्टिव है। और ऊपर आपको क्या पता चला, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि कौन, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज अब आपके सिलेबस में नहीं रही है, पहले आपके सिलेबस में होती थी। तो उसके बेस पर आप समझ सकते हैं कि जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में चलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो होगा यहाँ पर दो दो एलिमेंट क्या होंगे, डिस्प्लेस होंगे। अब इसको भी आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखो Al2SO4 प्लस 3Ca, सॉरी दोबारा से रिटर्न कर लेते हैं। Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 3CaOH होल ट्वाइस। अब यहाँ पर जो रिएक्शन बन रही है वो देख लीजिए। यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है 2AlOH होल थ्राइस प्लस 3CuSO4। अब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों पर फोकस कीजिए। यहाँ पर देखिए Al2 है, अब Al2 है और यहाँ पर 2Al, और ये जो OH का होल ट्वाइस था ये पहले किसके साथ था, Ca के साथ था, अब किसके साथ आ गया है, OH के साथ आ गया है। ऐसे ही ये SO4 पहले Al के साथ था, अब किसके साथ आ गया है, देखो Cu के साथ। तो यहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा है ना, यहाँ पर डबल डबल जो चीज़ें हैं, कंपाउंड हैं, वो क्या हो रही हैं, डिस्प्लेस हो रही है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल में आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, एक बार यहाँ से आप नोट कर लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होगा, जिस रिएक्शन में भी देखिए आप ये डाउनवर्ड एरो होगा तो आप उसको समझ जाएंगे वो कैसी रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको समझाया था। तो एन इनसोल्युबल कंपाउंड। अब पहले हम ये देख लेते हैं प्रेसिपिटेट होता क्या है। प्रेसिपिटेट एक इनसोल्युबल कंपाउंड होता है, यानी कि जो उस सॉल्यूशन में नहीं घुलता। इनसोल्युबल वही तो होंगे जो नहीं घुलते हैं। इनसोल्युबल कंपाउंड कॉल्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म्स when two solution containing soluble salts are combined। तो जब कोई सॉल्यूशन होगा उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस मिल जाएं आपको, या ऐसे कंपाउंड मिल जाएं जो उस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। अब कोई इसके लिए रिएक्शन देख लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल में PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट। Pb का मीनिंग क्या है, लेड नाइट्रेट, और ये आपके पास है 2Ki पोटेशियम आयोडाइड। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट होते हैं तो 2KNO3 बनता है, और PbI2 येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। तो ये कैसे बना, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड जब आपस में रिएक्ट होते हैं तो 2KNO3 प्लस PbI2 फॉर्म होता है। अब देखो PbI2 यहाँ पर एक क्या है, प्रेसिपिटेट है। अब इसके साथ देखो एरोबिस हो गया है, आप इससे समझ जाएंगे
कि इसमें पेरिस्टेट कहाँ पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इस वीडियो में हम आज यहीं तक देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो आपको भी बोर करेगी और इतना देर आप बच्चे हैं एकदम से नहीं बैठ के पढ़ सकते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन और बाकी जो बची हुई रिएक्शंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, और वहीं पर हम बैलेंस इक्वेशन को भी समझाएंगे, क्योंकि इसमें अब आगे काफ़ी थोड़े टॉपिक रह गए हैं। रेडॉक्स रिएक्शन के बाद एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये सब आपको समझाना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप सर्वज्ञ क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, जिससे कि नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें, और चैनल का सहयोग करिए, जिससे कि चैनल ग्रो करेगा तो बहुत लोगों तक ये जो एजुकेशन है वो उसका जो दायरा है वो बढ़ेगा, और बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।